हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इससे पहले भी मैं जो है इससे पहले की वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है? जिसमें बाकी के 50 क्वेश्चंस थे, ठीक है? तो यदि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं आप लोग, जो कि आपको जो है चैनल में जब अंदर जाएँगे, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आप लोग लिंक पर क्लिक करके आराम से आप जो है टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर पहुँच जाएँगे। ठीक है? वहाँ से आप लोग जो है फ़ॉलो कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एसएपीएस क्या है? एसएपीएस क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा सतत कृषि पद्धतियाँ और व्यवहार। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एक किसान परिवहन की पर्यावरणीय लागत से कैसे बच सकता है? तो कैसे बच सकता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वाहन में जैव ईंधन का मुकदमा करके। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में ऊर्ध्वाधर खेती का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर है उत्पादन के आसपास वर्ष। फिर उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मृदा निर्जमीकरण का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? तो मृदा निर्जमीकरण का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? इसका राइट आंसर है मिट्टी का भाप लेना। ठीक है, मिट्टी का भाप लेना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फसल चक्र का क्या महत्व है? तो फसल चक्र का जो है महत्व है कि यह मिट्टी के कटाव को रोकता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किससे जुताई की आवश्यकता कम होगी? किससे जो है जुताई की आवश्यकता कम होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बारहमासी फसलों से। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि उपनगरीय और शहरी पर्माकल्चर का मूल तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अंतरिक्ष का कुशल उपयोग। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या कौन सी है? तो भारतीय कृषि की जो है प्रमुख समस्या कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभ का अभाव। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एकीकृत कृषि प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्थायी कृषि। फिर उसके बाद आ जाता है आईएफएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएफएम का जो है पूर्ण रूप क्या है? एकीकृत कृषि प्रबंधन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि समन्वित कृषि प्रणाली में सबसे अच्छा प्रबंधन अभ्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईपीएम। फिर उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि टिकाऊ होने के लिए समन्वित कृषि प्रणाली होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभदायक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है? तो कौन सी है? राइट आंसर है इसमें देखो रेशे की फसल। ठीक है, कौन सी है? रेशे की फसल। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कौन सी लाल मिट्टी के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? ठीक है, कौन सी लाल मिट्टी के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो मूंगफली जो है, मूंगफली जो है लाल मिट्टी के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक छोटे किसान के लिए कौन सी समन्वित कृषि प्रणाली अच्छी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा बकरी प्लस भेड़ प्लस सब्जी उत्पादन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ग्राम समन्वित कृषि प्रणाली के लिए कौन सा आदर्श है? तो कौन सा आदर्श है? देशी मुर्गियाँ। कौन सा है? देसी मुर्गियाँ। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वास्तव में कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित है समन्वित कृषि प्रणाली और टिप्पणियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा आधारित कृषि वानिकी। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फसल के साथ सबसे अच्छा पूरक उद्यम कौन सा है? तो पूरक उद्यम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुधन।
फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? गन्ना की कृषि नहीं आती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फर्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोपण अथवा बागानी कृषि। ठीक है, रोपण अथवा बागानी कृषि। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है। तो किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थानबद्ध कृषि। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति है। तो कौन सी है? स्थानबद्ध कृषि हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम है। तो क्या नाम है? तो बुश फैलो कृषि, काटना व जलाना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गहन कृषि। कौन सा हो जाएगा? गहन कृषि हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? विस्तृत कृषि कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फलों फूलों की कृषि जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ट्रक फार्मिंग कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। तो कौन सा जो है ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा विपणन बागवानी है। क्या है? विपणन बागवानी है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गहन कृषि से संबंधित नहीं है। तो गहन कृषि से संबंधित क्या नहीं है? कनाडा में गेहूं की कृषि। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है। तो कौन सा समाविष्ट नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो कहाँ से शुरुआत हुई है? थाईलैंड से हुई है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि झूम है, तो झूम कैसी खेती है? कृषि का एक प्रकार है। तो क्या है? झूम क्या है? एक कृषि का प्रकार है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि लद्दाख संबंधित है। तो किससे संबंधित है? स्थानांतरणशील कृषि से। किससे? स्थानांतरणशील कृषि से। फिर उसके बाद आ जाता है लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है? मलेशिया से संबंधित है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है? चेन्नई से। फिर उसके बाद आ जाता है थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। तो कैसे जाना जाता है? तमराई नाम से। फिर उसके बाद पूछा है कि वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है? तुंगिया नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। तो किससे है? बागवानी कृषि से है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फसलों सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बाजार कृषि कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है। तो राइट क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अधिक पूंजी अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है। तो मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? कि पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। फिर उसके बाद पूछा गया है कि बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषता है। तो बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है
कि विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सघन खेती के लिए खेतिहार क्षेत्र होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए। फिर उसके बाद पूछा गया है कि बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती वेट फार्मिंग के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, तो कैसे प्रचलित है? तो ये जापान में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? जापान में प्रचलित है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बागानी बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आती है, तो बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आती है, तो क्या नहीं आता है? चावल। फिर उसके बाद पूछा गया है कि खाद्यान्न कृषि अंतर्गत नहीं आता है, तो किसके अंतर्गत नहीं आता? गन्ना की कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े-बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण अथवा बागानी कृषि। फिर उसके बाद पूछा गया है कि विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो किस प्रकार की कृषि का जो है सर्वाधिक प्रचलन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्थानबद्ध कृषि। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आगे की वीडियोस पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।